दोस्तों नमस्कार। दुनिया का सुपर पावर 40 दिनों तक युद्ध के बाद भी जब यह तय नहीं कर पाया कि अपनी पैदल सेना को वह ईरान के भीतर भेजे या ना भेजे और युद्ध उस स्थिति में आकर सीजफायर की दिशा में बढ़ गया, कुछ बातचीत कर लेते हैं, तो क्या 40 घंटों के भीतर रास्ता निकल जाएगा? 40 घंटे ही एक लिहाज से तय हुए हैं उस बातचीत को लेकर जो इस्लामाबाद के सेरेना होटल में हो रही है। 8 घंटे के बाद यह तय किया गया, अब आमने सामने बैठ जाते हैं। तो जेडी वेंस और मोहम्मद गलीफाफ दोनों आमने सामने बैठे। उनके साथ स्टीव विटकॉफ और अब्बास अगराची भी मौजूद थे और इन सब के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और असीम मुनीर जो सेना प्रमुख हैं वह भी मौजूद थे। यानी अभी कमरों से निकलकर बातचीत आमने सामने आंखों को मिलाते हुए फेस टू फेस की दिशा में बढ़ गई और यही सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन जैसे ही यह बातचीत शुरू हुई, दो मैसेज एक झटके में निकलकर सामने आने लग गए। अमेरिका को नैरेटिव चाहिए, एक ऐसा नैरेटिव जिसके आश्रय वो दुनिया को बता सके कि युद्ध वह जीत चुका था और उसके बाद बातचीत की मेज भी उसने पूरी दुनिया के अनुकूल कर ली और अगुवाई खुद अमेरिका कर रहा था। यह नैरेटिव है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का सच यह है कि उसकी सेना सिर्फ नहीं लड़ रही है बल्कि पूरा देश ही सेना में तब्दील हो चुका है। और जिस लिहाज से रेवोल्यूशनरी गार्ड पूरे ईरान के भीतर लोगों को एकजुट किए हुए हैं और आखिरी वक्त में जिस वक्त चाहे ब्रिज हो चाहे पावर स्टेशन हो, जब पूरा देश ही उमड़ आया तो एक मैसेज पूरे ईरान के भीतर गया कि अब सवाल उस आखिरी लड़ाई का है जिसमें जीत मिले ना मिले, लेकिन हमला करने वाले को यह कहते हुए वापस जाना ही होगा कि उसने गलती कर दी, या फिर उसकी एवज में जो जो भरपाई करनी है वो सारी भरपाई उसे करनी ही होगी। यही है दरअसल बातचीत की वो मेज जो एक संदेश दे रही है कि जो अमेरिका और इजराइल सोचते हैं उससे हटकर ईरान और लेबनान या फिर यमन या फिर हिजबुल्ला या हमास सोचता है। क्योंकि लेबनान के जरिए हिजबुल्ला को अलग थलग करने की सोच इसी बातचीत के दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल से जब कहा कि आप बातचीत कीजिए लेबनान के साथ, और लेबनान ने भी कहा कि ठीक है 14 तारीख को बातचीत होगी, लेकिन एक झटके में बेरूत की सड़कों पर सिर्फ एक ही नजारा था। लोग सड़क पर आ चुके थे, वह विरोध कर रहे थे कि जिस इजराइल ने इतनी मिसाइलें दागी, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और यूनाइटेड नेशन भी यह कहने से चूक नहीं रहा है कि दरअसल यह एक मानवीय त्रासदी है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ये, तो उसके बाद उस देश से कैसे बातचीत हो सकती है? इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे तो उसके बाद जो सफर करने वाले थे वाशिंगटन जाकर और बातचीत होने वाली थी इजराइल के नुमाइंदों से, एक झटके में लेबनान ने कहा अब यह बातचीत नहीं होगी, हम नहीं जाएंगे। यानी जनता का दबाव इस युद्ध के बीच शामिल हो चुका है और शायद यह सवाल अब मिसाइल या ड्रोन से आगे निकल चुका है। और यही वजह है कि इन सब के बीच सीआईए की रिपोर्ट आई कि ईरान के भीतर बड़ी तादाद में हथियारों की आवाजाही चीन के जरिए हो रही है। यानी जिस तादाद में अभी तक सिर्फ शिपमेंट का जिक्र था, कुछ जहाजों का जिक्र था, लेकिन अब वो बात आगे निकल रही है। और बाकायदा सीआईए ने इस बात की जानकारी दी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, उसके जरिए मिसाइलों को दागने की स्थिति में बड़ी तादाद में अब ये हथियार ईरान पहुंचने लगेंगे। और सीआईए ने अपनी रिपोर्ट की जानकारी जो व्हाइट हाउस को दी उसमें कहा गया चीन कुछ ही हफ्तों में ईरान को हवाई रक्षा प्रणाली उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। बातचीत हो रही है, जंग की तैयारी हो रही है। पूरे देश के भीतर गुस्सा इस बात को लेकर है कि जिन्होंने हमला किया उन्हीं के साथ किस रूप में बातचीत हो। लेबनान में यह नजारा खुलकर सामने आ गया और मैसेज तेहरान से इस्लामाबाद भी यही पहुंचा
समझौता नहीं, झुकना नहीं है, सवाल अड़ने का नहीं है, सवाल अपने हक को मांगने का है और अपने हक को अपने साथ रखकर अपने भविष्य की रणनीति को तय करने का है। यानी अमेरिका का नैरेटिव और ईरान का भविष्य दोनों एक थाली में कौन परोस सकता है, यह सवाल इस बातचीत के बीच में जाकर अटका हुआ है। इसीलिए 8 घंटे तक जो मशक्कत होती रही अलग अलग माध्यमों के जरिए और पाकिस्तान जो मध्यस्थता कर रहा है, उनकी जो सूचनाएं जो ईरान ने दी, जो अमेरिका ने दी, जो आदान प्रदान हुआ, उसमें कोई रास्ता निकलते हुए नजर नहीं आया। तब यह सवाल हुआ कि बातचीत तो ऐसे कई दिनों तक चलती रहेगी, इसको किस रास्ते ले जाया जाए। और इसमें दो ही रास्ते संभव हो पाते हैं। एक, बातचीत उस मोड़ पर जाकर रोक दी जाए जहां पर ईरान को भी लगे या वो अपने देश के भीतर भी जाकर कह सके कि देखिए हम अपनी बात पर अड़े रहे, टिके हुए हैं, और अमेरिका भी दुनिया के सामने और अपने देश के भीतर जाकर कह सके हम कह रहे थे, हम जीत चुके हैं और अब देखिए हमारी तमाम बातें मान ली गई। लेकिन यह संभव नहीं है। शायद इसीलिए जो 8 घंटे की मशक्कत सुबह से या कहें दोपहर बाद से शुरू हुई और खाने की मेज के बाद फिर जो बैठना और गुफ्तगू की शुरुआत हुई, उसका पहला मैसेज तो यही है कि दरअसल यह बातचीत होगी, चलेगी। लेकिन यह बातचीत होगी और चलेगी का मैसेज यह भी है कि खास तौर पर जो 5 मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर सीधा टकराव है, उन टकराव को लेकर क्या भविष्य तक यह बातचीत लगातार चलती रहे, ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। और इस व्यवस्था को तभी लागू किया जा सकता है जब युद्ध विराम या युद्ध संघर्ष पूरे तरीके से थम जाए। यानी युद्ध खत्म ना हो, लेकिन युद्ध संघर्ष थम जाए। विशेषज्ञ दोनों देशों के बैठे और उन मुद्दों पर बातचीत करने की शुरुआत कर दें जो मुद्दे इस बातचीत की मेज पर फंस चुके हैं, और दोनों अपने देश लौटकर यह बताएं कि बातचीत चलती रहेगी लेकिन इस दौर में कोई हमला नहीं होगा। लेकिन सवाल तो उस फार्मूले का है जिस फार्मूले के इर्द गिर्द यूरेनियम इनरिचमेंट का सवाल है और होर्मुज़ रूट पर टैक्स वसूली और अपने नियंत्रण में जो ईरान रख रहा है, उसका समाधान कैसे होगा और उसको कितने दिनों तक खींचा जाए, सवाल यह है। शायद इसीलिए CIA ने जब कहा कि दरअसल चीन कुछ हफ्तों में ईरान को हवाई रक्षा प्रणाली दे रहा है और बीजिंग द्वारा बकायदा कंधे से दागे जाने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के जो यंत्र होते हैं जो कंधे पर रखकर दागा जाता है, उसकी सप्लाई और उसको समझौते के तहत वो दे रहा है, क्योंकि युद्ध की परिस्थिति के बीच में और उससे पहले भी हथियारों को लेकर जो समझौते चीन और रशिया के साथ हुए, उसकी डिलीवरी तो होगी, उसे आप रोक नहीं सकते हैं। अब सवाल यह है कि यह युद्ध की तैयारी है बातचीत के बीच में, या फिर बातचीत फेल होने के बाद की तैयारी है, या फिर भरोसा दोनों को नहीं है, दोनों नाउम्मीद हो चले हैं। अमेरिका नाउम्मीद नहीं है, अमेरिका नैरेटिव खोज रहा है। नाउम्मीद ईरान है, वो नैरेटिव नहीं खोज रहा है, वो फैक्ट्स चाहता है, वो जमीन चाहता है जिस जमीन पर खड़े होकर वो कह सके सैंक्शन हमारे ऊपर क्यों लगाए गए, सैंक्शन लगाए गए तो उसकी भरपाई कौन करेगा, होर्मुज़ रूट हमारे दायरे में है तो हम उसको नियंत्रण में क्यों नहीं ले। और स्थिति जो जंग की तैयारी की है, उसका एक मैसेज यह भी आया इसी बातचीत के बीच में कि ईरान का जंगी जहाज होर्मुज़ रूट की तरफ बढ़ रहा है, तो मैसेज यह भी तेहरान से निकला अगर वो एक खास सीमा के पार आएगा तो उसको निशाने पर ले लिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह भी है कि इस वक्त रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पूरा नियंत्रण होर्मुज़ रूट पर अपने हाथ लिया हुआ है, और अमेरिका जब यह कह रहा है कि उसके पास इक्विपमेंट हैं जो पता लगा सकते हैं कि समुद्र के नीचे जो बारूदी सुरंग बिछी है उसको तत्काल साफ किया जा सके, यहां पर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का बहुत साफ तौर पर कहना है बिल्कुल नहीं, हमारा क्षेत्र है, हमने बिछाया है, पता हम लगाएंगे अगर समझौता उस दिशा में हो जाता है, लेकिन नियंत्रण हमारा रहेगा, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट ने बकायदा यह प्रस्ताव पास किया है कि अब होर्मुज़ रूट पर कैसे वसूली होगी, वो टैक्स किस करेंसी में होगी, वो रियाल में होगी, उस टैक्स के आश्रय हम अपनी इकोनॉमी को कैसे ठीक करेंगे। और जो यूरेनियम इनरिचमेंट का सवाल है,
जो अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कहते रहे कि दरअसल हमारे सैनिक ईरान के भीतर जाएंगे, वहां से वो जो यूरेनियम है उसको लेकर आ जाएंगे, इम्पॉसिबल सी बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। और महत्वपूर्ण यह भी है कि इस बातचीत के बीच में इस्लामाबाद में प्रतिक्रिया तो नहीं हुई, लेकिन यह प्रतिक्रिया तेहरान के भीतर जरूर इस बातचीत को लेकर हुई, क्योंकि उसमें दो बातों का जिक्र बहुत साफ था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस दौर में खुले तौर पर कहा कि बड़ी संख्या में खाली तेल टैंकर अमेरिका की ओर बढ़ रहे हैं ताकि वो दुनिया के सबसे अच्छे और मीठे तेल को भर सके, साथ ही गैस भी भर सके। और दुनिया को दो सबसे बड़ी ऑयल इकोनॉमी को मिलाकर जितना तेल होता है, अमेरिका के पास उससे भी ज्यादा तेल है और उसकी क्वालिटी भी बेहतर है। और फिर उन्होंने लिखा, खरीदारों से कहा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए। यह मैसेज ईरान के भीतर कहीं व्यापक हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस दौर में, युद्ध के बाद सीजफायर के दौर में बातचीत करके युद्ध के समाधान का रास्ता खोज रहे हैं या एक बिजनेसमैन की तर्ज पर अपने तेल को बेचने के उपाय कर रहे हैं। और शायद यह प्रतिक्रिया अपने तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी यह कहकर दी कि लेबनान में संघर्ष विराम पालन करने के लिए लागू आपको करना चाहिए, यानी इस दायरे में लेबनान को लाना चाहिए। होर्मुज़ रूट पर जो शिपिंग की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कोई फार्मूला तो आपको निकालना ही पड़ेगा और एक अस्थाई मजबूत कूटनीतिक समाधान की जरूरत है। इसीलिए हर कोई इस्लामाबाद की तरफ देख रहा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का रुख तेल बेचने को लेकर आ गया। उन्हें ईरान का भी तेल चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तेल पर कब्जा भी चाहिए। ये सारे मैसेजेस दरअसल उस बातचीत के बीच में जाकर ईरान के सामने एक नया सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिस बातचीत की मेज पर वो आए हैं, उस बातचीत से पहले पूरी दुनिया के सामने ईरान का कद पहले की तुलना में बड़ा हो चुका है। और अब वो बातचीत सिर्फ अमेरिकी नैरेटिव के लिए कर रहा है, या अमेरिका इजराइल को सहला रहा है कि आप लेबनान से बात कीजिए, आप वहां पर मिसाइल मत दागिए। और ईरान को लेकर यह भी सवाल है कि ईरान ना हो तो फिर हिजबुल्ला नहीं रहेगा, क्योंकि हिजबुल्ला को तो लगातार कई मौकों पर निशाने पर लिया और 3-4 बार इजराइल इससे पहले भी हिजबुल्ला को निशाने पर ले चुका है। वो मान चुका था कि हिजबुल्ला की ताकत खत्म हो गई, ठीक वैसे ही जैसे गाजा में हमला के बाद वो मान चुका था हमास खत्म हो गया। और पिछले साल जून के महीने में जब हुती लड़ाके विरोध कर रहे थे और वो टैंकरों पर अटैक कर रहे थे रेड सी में, तो भी इजराइल को यह लगने लगा कि उसको भी निशाने पर लिया जा चुका है। लेकिन परिस्थिति इस युद्ध में बिल्कुल अलग निकल कर आई है। इसीलिए बातचीत की मेज पर एक तेजी भी है, क्योंकि यह मानकर चला जा रहा था कि लगातार जो 171 लोगों की टीम ईरान से इस्लामाबाद पहुंची और जो 11 से 27 लोगों के बीच की परिस्थितियों के बीच अमेरिका से आया हुआ प्रतिनिधिमंडल जो बातचीत कर रहा है, रिपोर्ट तैयार हो रही है, लगातार रिपोर्ट भेजी जा रही है, उसमें वह उस माइन्यूट पॉइंट्स पे सहमति बनेगी। लेकिन सहमति इस बात को लेकर बन रही है कि ईरान के भविष्य का सवाल है, उसके अस्तित्व का सवाल है और अमेरिका उस नैरेटिव की दिशा में जाना चाह रहा है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान जो मध्यस्थता कर रहा है, वो इस हकीकत को भी अब इंफॉर्मेशन के तौर पर, वो चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूनाइटेड अरब अमीरात हो, चाहे वह तुर्की हो, चाहे मिस्र हो या फिर दूसरी अरब कंट्रीज हो, सबको वो मैसेज भी अपने तौर पर यह कन्वे कर रहा है कि दरअसल इस पूरे दौर में बातचीत की मेज पर ले आना ही उसकी सफलता है। बातचीत तो उन दोनों को करनी है, हमारी मध्यस्थता वहीं तक है जहां पर दोनों आमने सामने आकर बैठ जाएं। तो दोनों आमने सामने बैठ गए। जो डिनर से एन पहले जो फेस टू फेस की स्थिति थी वो सामने आ गई। आइए उस होटल को आपको दिखलाते हैं जो सेरेना होटल है इस्लामाबाद का, जहां बातचीत चल रही है।
इस होटल के भीतर जो बातचीत फेस टू फेस की स्थिति में आ गई, तो क्या यह एक बड़ी सफलता है? जी नहीं, यह कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं है, सिवाय इसके कि जिन मुद्दों पर मुश्किल हालात थे वो मुश्किल हालात अब भी बरकरार हैं, बावजूद इसके कि छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर जो उलझने थी, उन उलझनों को लेकर जो बड़े पॉइंट प्रभावित हो रहे थे, उसमें अब ढील दे दी जाए, या फिर फेस टू फेस आकर अब उसे भविष्य के लिए बातचीत की दिशा में बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अमेरिका को नैरेटिव चाहिए। और शायद इसीलिए जो सवाल इस वक्त प्रतिनिधिमंडल आपस में जो बातचीत करते हैं, जो गए हैं, उनके भीतर 4-5 सवाल बहुत बड़े हैं। पहला सवाल तो यही है कि यह बातचीत की मेज है, जिसमें बातचीत कभी भी जीत हार तय नहीं करती, बल्कि युद्ध में लगे हर स्टेक को वह सहूलियत देती है कि वो अपने अनुकूल स्थितियों को परिभाषित कर सके। वो सीआईए हो, वो मोसाद हो, वो इजराइल हो, वो अमेरिका हो, वह रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हो, या फिर ईरान के भीतर का पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस के तरीके हो, या फिर लोगों से जो संवाद रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का ईरान के भीतर है, उसको लेकर वो अपनी बातों को रखे। क्योंकि कमोवेश हर विंग के लोग इस वक्त इस्लामाबाद में ईरान के भी मौजूद हैं। यानी पहला मैसेज है, बातचीत जीत हार की दिशा में नहीं ले जाएगी, सिवाय इसके कि हर के लिए कोई अनुकूल रास्ता जिसमें वो सहूलियत दे दे कि वो परिभाषित कर सकता है कि हमारे अनुकूल रही चीजें, और इसको भविष्य में इस बातचीत को बढ़ाया जाएगा, तब तक संघर्ष विराम जारी रहेगा। अमेरिका इस दिशा में सोच रहा है, सोच नहीं रहा है, वो चाहता भी है। यानी इसके बाद युद्ध में नहीं लौटे। दूसरी बात, यानी ट्रंप जो कह रहे हैं वो कोई मायने नहीं रखता जब आप इस्लामाबाद की बातचीत की मेज तक पहुंचते हैं। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे एक रात सभ्यता खत्म होने का जिक्र था, अगले दिन सभ्यता बचाने का जिक्र हो गया। जी नहीं, इससे हटकर परिस्थिति है। यह ठीक वैसे ही है जैसे आसमान से मिसाइल दाग कर युद्ध नहीं जीता जा सकता, और जमीनी फौज उतरती है तो उसके सामने सिवाय ताबूत के कुछ नहीं होगा। इन दो परिस्थितियों के बीच ठीक वैसे ही है। जिन मुद्दों पर बातचीत की टेबल पर जो मुद्दे हैं, उसमें यूरेनियम इनरिचमेंट है, मिसाइल प्रोग्राम है, सैंक्शंस का हटाकर उसकी भरपाई है, मिडिल ईस्ट के भीतर अमेरिकी सैन्य अड्डों के जरिए हमले हैं, और होर्मुज रूट है। इन 5 सवालों का जवाब इस बातचीत की मेज पर अमेरिका के पास नहीं है। और अमेरिका जिन रास्ते से समाधान चाहता है, वो रास्ता ठीक वैसे ही है जैसे ट्रंप गाहे बगाहे कहते हैं कि हम युद्ध जीत गए। क्योंकि आज भी उन्होंने कहा कि मीडिया के कुछ लोग ये कहना पसंद करते हैं कि ईरान जीत रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि हर कोई जानता है कि वे हार रहे हैं, और बुरी तरह हार रहे हैं। और इसके बाद कई मौकों पर उन्होंने अमेरिका के जीतने का जिक्र किया। यह दूसरा हिस्सा है जहां पर अपनी सहूलियत से प्रभाषित करना, और फिर जमीनी फौज को उतारे बिना जंग जीती नहीं जाती, तो फिर जटिल मुद्दों पर बातचीत करके समाधान के रास्ते पर कोई फार्मूला नहीं निकले, तब तक बातचीत सफल होती नहीं है। तीसरा बड़ा सवाल है कि सभी अपनी परिभाषा में अपनी जीत का ऐलान कैसे कर सकते हैं, या फिर यह सहूलियत यह बातचीत की मेज देने को तैयार है। अमेरिका कह रहा है हम युद्ध जीत गए, ईरान कह रहा है हम युद्ध जीत गए, इजराइल कह रहा है हम मजबूत हो गए, ईरान कमजोर हो गया। लेबनान के भीतर जनता कह रही है अब उस देश से बातचीत बिल्कुल नहीं होगी जिसने हम पर मिसाइलों से हमला किया और लोगों को मार डाला। कैसे बातचीत हो सकती है? तो क्या हर देश के लिए सहूलियत है, या फिर एक नए रास्ते की खोज अब फेस टू फेस बातचीत के बीच में होने लगी है कि बातचीत जो शुरू हुई है, इसमें जो खिलाड़ी उतरे हैं मैदान में, जिसमें जेडी वेंस उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन इनके पास कोई बहुत अनुभव नहीं है। स्टीव विटकॉफ एक लिहाज से ट्रेड डील को कर रहे थे, करते करते वो सामरिक युद्ध की परिस्थितियों में आकर खड़े हो गए, लेकिन वह ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि हैं। जेरेड कुशनर जो दामाद हैं ट्रंप के और सीनियर एडवाइजर भी हैं, वह भी उस बिजनेस में रहे जिसमें खाड़ी देश के भीतर कहां पर ट्रंप इमारत खड़ी होगी, कहां पर क्रिप्टो करेंसी चलेगी, उसी दिशा में वो बढ़ते चले गए। और जो ब्रेड कूपर हैं, जो सैन्य अधिकारी हैं, उससे पहले जो
सेना प्रमुख हटाए गए, कमोवेश उससे हटकर वह जिस लाइन पर चल रहे थे उसमें युद्ध के बाद की परिस्थिति में बातचीत की टेबल पे वो रास्ता निकाल पाए शायद मुश्किल है। और दूसरी तरफ ईरान के जो संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गलीफाफ और अब्बास अदराची विदेश मंत्री के साथ जो उप विदेश मंत्री मजीद तख्तांची की मौजूदगी है, ये बहुत साफ बता रहे हैं कि वो अपनी बात नहीं, अपने देश के लोगों की बात करने आए हैं। उनके देश के लोग जो चाहते हैं उस दिशा में वो आगे बढ़ने आए हैं और वो अपने देश के लोगों को मरहम क्या इस बातचीत की टेबल से लग सकता है या नहीं लग सकता है। और शायद 8 घंटे की बातचीत के बाद फेस टू फेस की स्थिति आने के बाद भी उम्मीद न जगी है, भरोसा न जागा है। और शायद यही वो वजह है कि ऐसे में रास्ता लंबे वक्त के लिए ये बातचीत कैसे जारी रखी जा सकती है उलझे हुए मुद्दों को लेकर और तब तक संघर्ष विराम रहे, इस दिशा में ये फेस टू फेस की परिस्थिति जा रही है, क्योंकि लंबी बातचीत विशेषज्ञों के हवाले कर दी जाएगी और मुद्दे उन्हीं के जरिए कोई फार्मूला निकालने की कोशिश होगी। क्या इस पर सहमति बनेगी? सहमति तभी बनेगी जब होर्मुज़ रूट पर अमेरिका दखल नहीं देगा, जब एक भी मिसाइल इजराइल नहीं दागेगा। और मिडिल ईस्ट से तो कोई मिसाइल इस दौर में चलनी नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ जो फार्मूला है उसमें जो खाड़ी देश है जिनकी तेल की आवाजाही होर्मुज़ रूट से होती है, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, कतर, कुवैत, बहरीन ही क्यों ना हो, इनके लिए रास्ता बनेगा। एक फार्मूले की खोज लगातार हो रही है जिस दिशा में विवादास्पद मुद्दे को लेकर ईरान राहत और रियायत अमेरिका और इजराइल को दे या ना दे, लेकिन उनके साथ खड़े देश, वो यूरोपियन कंट्रीज हो, वो नाटो कंट्रीज हो, वो मिडिल ईस्ट के देश हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो जापान हो, इस दिशा में वो मैसेज कन्वे करवाना चाहते हैं कि हमने रास्ता खुलवा दिया। इस पर सहमति होगी या नहीं होगी, कोई फार्मूला तय होगा या नहीं होगा, यह सवाल है। और शायद इसीलिए इस्लामाबाद से अमेरिका और ईरान क्या लेकर लौटेंगे, क्योंकि मियाद तो वाकई 40 घंटे की ही है। 40 घंटे का मतलब कल दिन भर का वक्त है, उसके बाद नहीं है वक्त। इसी परिस्थिति में चीजें तय होनी है। इसमें ईरान ये मानकर चल रहा है कि हम आ गए लेकिन झुकेंगे नहीं। अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि हमने समझा दिया, हम जीत चुके हैं, कुछ फैसले लेने हैं, इजराइल को सहला देंगे, वो सिमट जाएगा, वापस मिसाइल नहीं दागेगा, स्थिति अनुकूल हो गई। इजराइल ये मानकर चल रहा है कि दरअसल अब लेबनान भी अगर बातचीत की टेबल पर नहीं आएगा तो अपने देश के भीतर खुद बेंजामिन नेतान्याहू को भी तो चुनाव का सामना करना है जो अक्टूबर के महीने में है। उसके बाद तो उनकी परिस्थिति और नाजुक हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अमेरिका के भीतर लोगों में इस युद्ध को लेकर गुस्सा है तो इजराइल के भीतर भी लोग, जो तितरफा हमला हो रहा है, एक तरफ यमन है, एक तरफ लेबनान है, एक तरफ ईरान है, जो लगातार हमले हैं उससे लोग थक चुके हैं। उनके भीतर भी गुस्सा है। 3 बार वो प्रदर्शन के लिए सड़क पर भी आ चुके हैं। लेकिन इसके उलट परिस्थिति ईरान के भीतर है, जहां पर लोग अपनी जिंदगी, अपने देश और अपने अस्तित्व और अपने भविष्य, दोनों तीनों की परिस्थितियों में एक साथ झूल रहे हैं। शायद इसीलिए युद्ध की तैयारी ईरान के भीतर है। घबराहट CIA और मोसाद के साथ साथ व्हाइट हाउस के भीतर भी है। रास्ता निकलेगा कैसे, हमें लगता है ये कल तक कुछ चीजें और शायद साफ हो जाए। लेकिन नाउम्मीदी और भरोसा ना होने की परिस्थिति में फेस टू फेस भी मायने रखता नहीं है। ये पहला संदेश तो बातचीत की उस रात का है जिसके बाद भी परिस्थितियां उलझी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।